नमस्कार, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में और मैं हूं आपके साथ चैताली पाटिल। छत्तीसगढ़ हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे कांग्रेस को हजम नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस ने सीधे ईवीएम मशीन पर संदेह जताया है। कांग्रेस ने अब इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाने का ऐलान कर दिया है। बैलेट पेपर से फिर से चुनाव कराने की मांग के लिए भारत जोड़ो यात्रा की तरह कांग्रेस अभियान चलाएगी। वहीं भाजपा का कहना है कि चुनाव में हार के बाद कांग्रेस आत्म अवलोकन करने के बजाय आरोप लगाने का काम करते हैं। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे के बाद कुछ बूथों से ईवीएम को लेकर संदेह जताया गया है। इसके बाद कांग्रेस अब इसे मुद्दा बना रही है। महाराष्ट्र में एक सभा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। उन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव के लिए भारत जोड़ो यात्रा की तरह ही देशव्यापी मुहिम शुरू करने का भी सुझाव दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने पर आपको पता चल जाएगा कि आप कहां खड़े हैं और आपकी क्या हालत है। कांग्रेस ने देश भर में ईवीएम मशीन के खिलाफ आंदोलन करने की योजना बनाई है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि विश्व के बड़े बड़े देश अमेरिका जैसे देशों में बैलेट पेपर से ही चुनाव हो रहा है और इस चुनाव में वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप ने भी चुनाव जीता है। पहले के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के समय में भी इतने वोटों का मार्जिन नहीं रहा जिस प्रकार से आज के चुनाव में वोटों का अंतर देखने को मिल रहा है। चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो या केरल का चुनाव, केवल कांग्रेस के लोग ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों की जनता भी कह रही है कि कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, लेकिन मशीन कुछ अलग ही चल रही है। ऐसी स्थिति में देश में क्यों सरकार बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करा रही है? वोट मांगने में नागपुर गया था, हम तो कांग्रेस को वोट देंगे, लेकिन मशीन एक आदमी बोल रहा है मशीन, तो इसको क्यों बैलेट पेपर में नहीं करना? इसलिए कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगा और लड़ेगा। अब अगले साल अगर ऐसा होगा तो चुनाव का भाग भी नहीं। कांग्रेस द्वारा ईवीएम को मुद्दा बनाकर आंदोलन किए जाने के मामले में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस हर बार ईवीएम पर सवाल उठाती है, देश में लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास कर रही है, संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का काम करती है, चुनाव में हार के बाद आत्म अवलोकन करने के बजाय आरोप लगाने का काम करती है। कांग्रेस इसीलिए हाशिए पर जा रही है। जब भी ये चुनाव हारते हैं उसकी जिम्मेदारी लेने के बजाय, आत्मावलोकन करने के बजाय ईवीएम और चुनाव आयोग पर ये आरोप लगाते हैं। जनता इन बातों को बखूबी देख रही है और इसीलिए लगातार कांग्रेस पार्टी हाशिए में जा रही है। बहरहाल भारत निर्वाचन आयोग ने ईवीएम को पूर्ण सुरक्षित और पारदर्शी बताया है, लेकिन विपक्षी दल लगातार ईवीएम को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने अब भारत जोड़ो यात्रा की तरह बैलेट पेपर से फिर से चुनाव कराने की मांग को लेकर अभियान चलाने का ऐलान कर दिया है। अब देखना होगा कि कांग्रेस के इस अभियान का भारत निर्वाचन आयोग और आम जनता पर कितना असर पड़ता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है प्रवीण साहू, बीजेपी प्रवक्ता, अनिल सिंह चौहान, कांग्रेस प्रवक्ता और पीसी रथ, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वराज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं बीजेपी प्रवक्ता से करना चाहूंगी। प्रवीण जी, कांग्रेस फिर से ईवीएम पर ठिकरा फोड़ रही है, ईवीएम का जिन एक बार फिर कांग्रेस ने जगाया है। देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा, जय छत्तीसगढ़। आपके लोकप्रिय चैनल की सभी दर्शक आदरणीय रथ जी, अनिल जी और आपको नमस्कार। देखिए, आदरणीय अरुण साहू जी ने अपने वक्तव्य में बहुत स्पष्ट कहा है कि कांग्रेस को आत्म अवलोकन की आवश्यकता है। कांग्रेस अपनी हार का ठिकरा केवल ईवीएम पर कब तक फोड़ती रहेगी? भाई, आप हरियाणा के चुनाव के परिणाम देख लीजिए, आप परिणाम देख लीजिए, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड हो, जहां भाजपा हारी, हमने कभी ईवीएम को दोष नहीं दिया। जब भी कांग्रेस सत्ता से बाहर गई है, चुनाव कोई भी चुनाव हारी है, केवल दोष ईवीएम पर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि भाई उन्हें धरातल पर कोई काम किया नहीं है।
भर दी। और ये ईवीएम तो आज से इनका प्रयोग हो नहीं रहा है। मैं आपको इतिहास बताता हूं। 1982 में भारत में सबसे पहली बार ईवीएम का उपयोग होता है केरला के पारावूर क्षेत्र में। तब सीपीआई के प्रत्याशी जीते थे, तब आपने विरोध नहीं किया। उसके बाद बताना चाहता हूं कि यही कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है 1999 में, जब गोवा के इलेक्शन होते हैं, तब 40 में से 21 सीटें कांग्रेस जीतती है। तब आपने ईवीएम का विरोध क्यों नहीं किया? और तो और चलिए मैं अपने प्रदेश की बात करता हूं। जब 2018 में प्रचंड बहुमत आपको मिलता है कि जब 90 में से 68 वोट आप डायरेक्टली जीत के आते हैं, बाद में इनकी संख्या बढ़कर 71 होती है, वो भी ईवीएम के माध्यम से होती है, तब तक आपने ईवीएम का विरोध क्यों नहीं किया? तो निश्चित रूप से कांग्रेस का यह दोगलापन है, दो मुंह रवैया है। जब आप सत्ता प्राप्त कर लेते हैं तब ईवीएम बढ़िया है, और जैसी सत्ता से प्राप्त होते हैं सही विषय का आकलन करने के बजाय केवल ईवीएम को दोष देते हैं। मैं आपको हाल फिलहाल के 2 डेट्स गिनाना चाहूंगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है जितने भी अपील करता है। पहला फटकार कुछ दिन पहले जो लगाया गया था 16 अक्टूबर को, जब हरियाणा चुनाव के परिणाम के विषय में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के विषय पर संज्ञान आया, तब फटकार लगाया। और हाल फिलहाल 26 नवंबर यानी कल की बात है, कल फिर से आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने विषय पर जो है फटकार लगाते हुए विषय को खारिज कर दिया। तो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट जो संविधान के अंतर्गत काम कर रहा है, जब इस विषय को अगर तर्कसंगत बता रहे कि ईवीएम का उपयोग सही है, तो निश्चित रूप से बार बार कांग्रेस का आरोप लगाना यह दिखाता है कि भाई उनके पास और कोई विषय नहीं है। और मैं कहावत कहना चाहूंगा कि देखिए, कबीर जी की कहावत है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जो दिल खोजा आप ना, मुझसे बुरा ना कोई। तो कबीर जी कहते हैं कि भाई हमको आत्म अवलोकन करने की आवश्यकता है। जब बुराई हम अपने अंदर खोजे तो हमारे अंदर बुराई रहती है। तो ये निश्चित रूप से मंशा होनी चाहिए कि पहले हम आत्म अवलोकन करने की चेष्टा रखें और आत्म मंथन करें, चिंतन मंथन करें। केवल दूसरों पर हार का ठिकरा फोड़ने से आप कभी सत्ता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जी चलिए अनिल जी, आपके रुक करना चाहूंगी। हर बार अगर कांग्रेस हारती है तो क्यों ईवीएम पर ठिकरा फोड़ा जाता है? बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग आप लोग क्यों कर रहे हैं? अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक संस्था है जिसे 2 बार याचिकाकर्ता को फटकार लगाई है, और हाल ही का मामला है कि कल जो सुप्रीम कोर्ट है याचिकाकर्ता को फटकार लगाई गई है। उनसे कहा गया है कि आखिर आप इस तरीके की याचिका क्यों लगा रहे हैं? तो जहां आप सीटें जीत रहे हैं वहां क्यों आप ये प्रश्न नहीं करते कि ईवीएम में गड़बड़ी थी? लोकसभा चुनाव निकला, लोकसभा चुनाव में आप लोग की पार्टी ने अच्छी खासी सीट जो है वो जीती थी, तब क्यों आपने ये नहीं बोला कि ईवीएम में गड़बड़ी है? चैताली जी, देखिए, कांग्रेस को हार और जीत दोनों से कभी ईवीएम को जोड़ के मत कीजिए। चाहे कांग्रेस छत्तीसगढ़ में अभी 68 और 71, 72 सीटों का उदाहरण यहां भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता ने दिया, चाहे हम 90 में 88 सीटें जीते हो, तब भी हमने कहा कि जनता के संतोष के लिए, लोकतंत्र को अधिकतम पारदर्शिता के लिए अब आवश्यक है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बंद करना चाहिए। इसका हार जीत से जोड़ना पूरी तरह से अप्रासंगिक है, गलत मिथ्या आरोप है। हम जीते हो या हारे हो, हमने हमेशा कहा है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए, लोकतंत्र को स्वस्थ लोकतंत्र के लिए और स्वस्थ लोकतंत्र की प्रक्रिया को स्वस्थ दिखने के लिए, जब इजराइल और अमेरिका जैसे देश जो हमसे तकनीकी में बहुत आगे हैं, वो अगर बैलेट पेपर में आ गए, तो क्यों यह सवाल गलत है कि हमें भी बैलेट पेपर में आना चाहिए? हमारे विद्वान भाजपा के प्रवक्ता जो उदाहरण दे रहे थे, 82 में ऐसा हुआ, 62 में ऐसा हुआ, 99 में ऐसा हुआ, तब आपके मोबाइल हैक नहीं होते थे ही नहीं। अब तो मोबाइल आ गए ना, बैंक अकाउंट हैक नहीं होते थे, लोगों के खाते में पैसे हैं और चोरी नहीं होते थे। आज टेक्नोलॉजी जिस तरह से बढ़ रही है, जिस तरह से हमारे कॉल रिकॉर्ड, हमारे डेटा चोरी हो रहे हैं, जिस तरह से बड़े बड़े बैंकों के साथ जालसाजी हो जा रही है, क्या उस समय इस तकनीक पर भरोसा जरूरी है? सवाल यहां हार जीत से उसको जोड़ने का नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी का एक सुनियोजित षड्यंत्र है। ये चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे आप लोगों के लोकप्रिय चैनल, भारतीय जनता पार्टी इसको हार और जीत से जोड़ती है। हम तो कह रहे हैं कि हम 545 में 545 भी जीत गए, तो भी हम कहेंगे कि ईवीएम जनता को संतुष्ट करने के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। क्योंकि जब सारे देश इस चीज को मानते हैं कि आज तकनीकी को कहीं ना कहीं प्रभावित किया जा सकता है, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसको हैक ना किया जा सकता हो, उसको प्रभावित ना किया जा सकता हो, तो जनता के संतोष के लिए, लोकतंत्र को स्वस्थ बनाने के लिए, सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने चाहिए। तो देखिए, इस पर भारतीय जनता पार्टी क्यों डरती है हमें पता नहीं, क्यों उसको हार जीत से जोड़ती है ये भी हमें पता नहीं।
पर हमारा स्टैंड ये है कि जब बड़े बड़े राष्ट्र ऐसा कर रहे हैं तो हमको भी ये करना चाहिए, क्योंकि इससे लोकतंत्र स्वस्थ दिखेगा। रहा सवाल सर्वोच्च न्यायालय का एक विषय आया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का मैं बहुत सम्मान करता हूं, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही कि आप याचिका में तो आते हैं पर उसके तकनीकी रूप से तथ्य लाएंगे, हम भारत निर्वाचन आयोग किसी भी कदम पर क्यों हस्तक्षेप करें, ये बताइए। वो भी हमारे पैरेलल एक संवैधानिक संस्था, तो जब तक हमारे पास कोई तकनीकी आप लेकर नहीं आते तो क्यों आप समय बर्बाद करते हैं? तो क्या गलत कह रही है सर्वोच्च न्यायालय? अब सवाल ये है चैताली जी कि क्या तकनीकी कोई राजनीतिक दल या हमारे आपके जैसा व्यक्ति ला सकता है, या कोई अनिल जी सवाल ये है कि ईवीएम पर आप जिस तरीके से आपकी पूरी पार्टी कांग्रेस अभियान भी निकालने वाली है, और साथ ही साथ बात की जाए जिस तरीके से आप लोग ठिकरा जो ईवीएम पे फोड़ रहे हो, चलिए मान लिया ईवीएम पे चुनाव नहीं करते, बैलेट पेपर पे चुनाव करते, तो वहां पे भी तो आप गड़बड़ी निकालेंगे कि भाई बैलेट पेपर में भी जो है भाजपा ने गड़बड़ी की है, बैलेट पेपर भी गलत है। तो फिर आखिर आपकी पार्टी के तरफ से अगर देखा जाए तो आखिर सही क्या है, ईवीएम या बैलेट पेपर? क्योंकि यदि चुनाव किसी भी तरीके से हो, पार्टी जो है वो आरोप तो लगा रही है। देखिए चैताली जी, एक स्वस्थ लोकतंत्र में आरोप प्रत्यारोप गलत भी नहीं है, होने चाहिए, और लोकतंत्र को बेहतर बनाने के लिए उन आरोप प्रत्यारोपों पे किसी को जेल भी नहीं भेजना चाहिए। जब सवाल उठे तो उस सवाल पर चिंतन और मनन होना चाहिए, दमन नहीं होना चाहिए। आपको नहीं लगता अनिल जी, आपको आपकी पार्टी को भी मंथन की बहुत जरूरत है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से आपकी पार्टी के नतीजे आए हैं, तो बजाय इसके दोष लगाने की पार्टी में मंथन और पार्टी की मजबूती ज्यादा प्रायोरिटी पे है आपके लिए। चैताली जी, दोनों बातें अलग अलग हैं। आत्मावलोकन का जहां तक विषय है, तो चाहे आपका न्यूज चैनल हो, चाहे कोई राजनीतिक दल हो, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, सब आत्मावलोकन करते हैं। हम व्यक्तिगत अपने जीवन में भी आत्मावलोकन करते हैं, वो विषय अलग है। सवाल यहां लोकतंत्र में पारदर्शिता का है। मैंने आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम जीते, जब 71 सीटों पर हम काबिज थे, तब भी माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, हमारे तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैद्य जी, सभी ने एक लाइन में कहा कि ईवीएम पर बैन होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ताकि जनता को लगे कि हम सील लगाकर आए हैं। और देखिए, छोटी मोटी गड़बड़ियां अलग विषय है, पर आज टेक्नोलॉजी पे भरोसा नहीं होता कई बार लोगों का। कई लोग इस तरह से खाते रखते हैं कि साहब जिसमें मिनिमम हमारा पैसा है उसी को हम ऑनलाइन रखेंगे, जो मैक्सिमम जहां पैसा है हमारा उसको ऑनलाइन जोड़ने में अब डर लगता है कि कहां से खाता सील हैक हो जाए और कहां से हमारे साथ ठगी हो जाए। तो सवाल इस बात का है कि बैंकों की इतने सुरक्षा व्यवस्था के बाद, सॉफ्टवेयर को लगातार अपडेट करने के बाद भी अगर तकनीकी पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है, और मैं बार बार कहूंगा अमेरिका, इजराइल और हमसे बहुत ज्यादा सक्षम तकनीकी राष्ट्र भी ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल खतरा है कहीं ना कहीं, तो क्या दिक्कत है? उसको हार जीत से क्यों जोड़ा जाता है? हार जीत से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। स्वस्थ लोकतंत्र का सवाल है, और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए क्या बैलेट पेपर और ईवीएम मशीन, सवाल इसका है। हम नहीं कह रहे कि हम तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने, हम उतने बड़े नटोरियस नहीं है, हम उतने बड़े सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट जी। चलिए अनिल जी, आपके और रुक करूंगी, अभी बात कर लेते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पीसी रथ जी भी मौजूद है। पीसी रथ जी, सवाल यह है कि आखिर ईवीएम को लेकर फिर से एक बार जिन जागा है, और कांग्रेस जो है वो आरोप लगा रही है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है। हालांकि हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव करने पर जितनी भी याचिकाएं थी उस पर फटकार लगा के उस याचिकाओं को निरस्त करा है। जी चैताली जी, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें की हैं, उसको लेकर जो फैसले दिए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने और भी बहुत सारे चीजों पे फैसले दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड के कलेक्शन पे भी फैसले दिए थे, जिसके बाद बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ कि किस तरह से सरकार को मजबूर होना पड़ा और चुनावी बांड के बारे में डिटेल बताना पड़ा कि वो किन किन पार्टियों को किन किन लोगों से मिला था करके, और उसको लेकर के कुछ क्रोनोलॉजी बनी किस तरह से क्या हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले और उसको लेकर के टेक्निकलिटीज जो है वो अलग अलग हुआ करती हैं। सवाल यह है कि क्या अपने फैसले सुप्रीम कोर्ट मनवा भी पाता है? चुनावी बांड के माध्यम से जो गलत कलेक्शन हुए थे, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया, उस चीज को लेकर सरकार को फटकार लगाई, लेकिन वो कलेक्शन के पैसे वापस किए जाएं, वो कलेक्शन वापस राजनीतिक दल दें, ताकि लोकतंत्र को किसी तरह के पक्षपात से मुक्त किया जा सके। इस पर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया, इस पर सुप्रीम कोर्ट का ध्यान नहीं गया।
इसी तरह से ये टेक्निकल जो है, जब ईवीएम पे सवाल उठते हैं तो अभी आपको याद होगा कुछ दिनों पहले इजराइल ने अपने पेजर के माध्यम से 2 साल से वो पेजर के माध्यम से वो प्रोसेस कर रहे थे और जो आतंकी संगठन है उसके सदस्यों को पूरी एक 30-40 लोगों के अलग अलग एरिया में फैले हुए लोगों को पेजर के माध्यम से विस्फोट करके उन्होंने उनका एक तरह से शिकार किया कहना चाहिए क्योंकि इजराइल अपने जो तकनीक के माध्यम से बहुत आगे अपने जो उपकरण इस्तेमाल करता है उससे पेगासिस सॉफ्टवेयर को लेकर के भी हम सब जानते हैं कि किस तरह से पेगासिस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके बिना किसी तरह से ओटीपी को दिए किसी भी फोन या किसी डिवाइस पे अपने कंट्रोल में लिया जा सकता है। इस चीज का हम लोगों ने पूरे पिछले 3-4 सालों में देखा है उसको लेकर के, और उस चीज को लेकर के बहुत सारे लोगों को केसेस में जो मालेगांव वाले केस में जिन लोगों को किया था उसमें एक सज्जन के लैपटॉप पे इसी तरह से पेगासिस के माध्यम से कुछ चीजें इंस्टॉल की गई थी जिसके आधार पर उनको आरोपी बनाया गया था। स्टेन स्वामी की 80 साल की उम्र में मृत्यु होती है तो वो भी पेगासिस के माध्यम से किसी न किसी तरह से वो संपर्क बनाए गए थे। लेकिन टेक्नोलॉजी के इस युग में इसीलिए ईवीएम पे सवाल उठता है, लेकिन यह सवाल कांग्रेस पे भी उठता है। कांग्रेस ने भी ईवीएम को लेकर के, मुझे याद है कि भाजपा समर्थित लोगों ने ही ईवीएम को लेकर के सवाल उठाए थे और ईवीएम के विरोध में किताब भी लिखी थी। तो ये चीजें हैं, जब पार्टी सत्ता में रहती है तो उसको ईवीएम अच्छा लगता है और जब सत्ता से दूर जाती है तो ईवीएम में उसको गड़बड़ियां लगती हैं। ये बात सही है कि लोकतंत्र को सही रखने के लिए, लोकतंत्र को जवाबदेह रखने के लिए ये मतपत्र के माध्यम से ही ज्यादा सही होगा, ऐसा विश्व के ज्यादातर देश मानते हैं। मुश्किल से 1-2% देश हैं जो ईवीएम के माध्यम से चुनाव करवाते हैं, बाकी पूरे 98% देश जो है वो मतपत्रों का इस्तेमाल करते हैं। और एक तरफ हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में जंगल कटते चले जा रहे हैं। हसदेव के जंगल की चिंता न सुप्रीम कोर्ट को है न केंद्र की सरकार को है। तो ऐसे में केवल पर्यावरण का बहाना बना करके मतपत्र को न इस्तेमाल करना भी एक तरह से साजिश कही जा सकती है लोकतंत्र के खिलाफ। तो मुझे लगता है कांग्रेस और भाजपा को दोनों को ईवीएम के लिए उस तरह से जवाबदेह मानना चाहिए और उनको ईमानदारी से कांग्रेस को ईवीएम के खिलाफ आंदोलन वहां भी करना चाहिए जहां पर वो सत्ता में है। जी चेतन जी, मैं आपकी ओर करना चाहूंगी। प्रवीण जी, जिस तरीके से अभी आपने अनिल जी की सारी बातें सुनी, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले आपने जनता को बताना चाहता हूं कि ईवीएम में 3 पोर्शन होते हैं। सबसे पहले जिसमें हम वोट देते हैं उसको बोलते हैं पोस्टल बैलेट मशीन। सेकंड, जिस पर हमको पर्ची दिखती है उसको बोलते हैं वीवीपैट मशीन। और जहां पर जानकारी स्टोर होती है उसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। तो जो हमारा वोट का जो काउंटिंग होता है वो कंट्रोल यूनिट के माध्यम से होता है। और देखिए, आदरणीय पीसी रथ जी ने एक विषय बताया पेजर का। देखिए, वो बहुत ज्ञानी आदरणीय है रथ जी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जितने भी ईवीएम मशीन पे ना कोई सिम लगता है, ना कोई वाईफाई की सुविधा है, ना कोई इंटरनेट की सुविधा है, ना कोई ब्लूटूथ है और ना ही कोई यूएसबी है। तो जिस पर आपका कोई एक्सटर्नल कंट्रोल है ही नहीं, उसको आप कैसे हैक कर सकते हो, कैसे टेम्पर कर सकते हो? आदरणीय चौहान जी जो विषय बार बार कह रहे हैं कि भाई बैंकिंग ट्रांजैक्शन फ्रॉड होता है, वो तब होता है जब वो कोई भी डिवाइस इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल हो या उसमें निश्चित रूप से अगर इंटरनेट की सुविधा हो। मैंने आपको बताया कि जो ईवीएम का महत्वपूर्ण पोर्शन कंट्रोल यूनिट है, किसी भी तरह के टेक्निकल पोर्शन से जुड़ा नहीं होता, उसमें किसी प्रकार की इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं होती है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय जो टेक्निकल पोर्शन हो गया, भाई देखिए, जब किसी विषय पर कांग्रेस पार्टी को विरोध करना पड़ता है सदन में तो बहिष्कार कर देते हैं। मैं इनसे यही पूछता हूं, अपने राज्य के बारे में पूछता हूं, जब 18 में सत्ता आई थी तब आपने परिणाम को क्यों स्वीकारे? आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था कि भाई ये जो मतगणना हुई है, ये जनादेश प्राप्त हुआ, ये फर्जी है। जब सत्ता प्राप्त की तब ईवीएम बिल्कुल ठीक है, तब एक प्रश्न आपने नहीं उठाया। जैसी सत्ता से बाहर हुए फिर ईवीएम का रोना रोने। अरे भाई, पूछता हूं कि भाई आप ईवीएम के लिए 2 तरफा रवैया क्यों अपनाते हैं? दूसरा, देखिए, बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई अन्य देशों में ऐसा होता है, अन्य देशों में वैसा होता है, यहां क्यों नहीं? मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए, वहां पर इसलिए नहीं होता क्योंकि वहां पर जो ईवीएम है, जितने मेरी रिसर्च है, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इंटरनेट से कनेक्टेड है। इसलिए इस आशंका के चलते वहां पर पोस्टल बैलेट से चुनाव होते हैं। और रही बात, देखिए, भारत पहले भी विश्वगुरु था, आज भी विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही भारत है जो विश्व को रास्ता दिखाता है। यहां के अनेक मिसाइल, चाहे वो ब्रह्मोस हो,
चाहे वो आकाश एयर डिफेंस हो, जिसकी खरीदारी स्वयं यूएस करता है, फ्रांस करते हैं और अन्य कंट्रीज करती है, चाहे वो आर्मेनिया जैसे देश क्यों ना हो। तो भाई ऐसा नहीं है कि अगर हम उपयोग कर रहे हैं तो हम गलत है, हमारा अनुसरण भी अन्य लोग करते हैं। तो केवल हमारा उपयोग करना यह कोई प्रमाणित आधार नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं। और पहली बात तो कांग्रेस बार बार यही कह रहा हूं कि भाई आप चुनाव जीतते हैं तब ईवीएम पर आपने दोष क्यों नहीं दिया, तब आपने त्यागपत्र क्यों नहीं दिया। झारखंड में आपकी जो गठबंधन की सरकार है वो आ चुकी है, आप सरकार का जो कहिए शपथ मत ले, दोबारा चुनाव कराते हैं। इस विषय पर किसी ने कहा क्या, कोई टिप्पणी नहीं की। जहां पर आप सत्ता प्राप्त नहीं कर पाते, आत्म अवलोकन करने के बजाय, चिंतन मनन करने के बजाय केवल आप दोष ईवीएम पर आप बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए आपकी पार्टी चुनाव हारती जा रही है। आप कुछ कहना चाहते हैं आप बार बार भ्रमित नहीं कर सकते हैं। जी अनिल जी, बहुत अफसोस की बात है कि ये बताना चाह रहे हैं कि दुनिया के सारे राष्ट्र मूर्ख हैं क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे भरोसा नहीं किया। कोई भी डिवाइस जिसकी स्वयं की मेमोरी होती है वो प्रभावित की जा सकती है। अरे मूर्ख तो कांग्रेस पार्टी है, मैं स्पष्ट कहता हूं। मूर्ख तो आप है, आपकी पार्टी है, आपको नहीं कह रहा हूं मैं, आपकी पार्टी मूर्ख है। सरकार में आए चाहे विपक्ष में आए, हम संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ इस्तीफा कभी नहीं देंगे। हमें कैसे प्रोटेस्ट करना है वो हम डिसाइड करेंगे। ये नहीं करेंगे कि हम विपक्ष में 5 सीटें पाए तो हम इस्तीफा दे दें, या हम सरकार में आए तो इस्तीफा दे दें। इस्तीफा सवाल नहीं है। सवाल यह है कि किसी भी सिस्टम में अगर हमें लगता है कि यह सिस्टम गलत है या इस सिस्टम पर प्रश्न उठाना चाहिए, तो एक राजनीतिक दल के नाते हम उस सिस्टम पर सवाल उठाएंगे, क्योंकि हमारा हेल्दी लोकतंत्र का निर्माण करना हमारा भी दायित्व है, राजनीतिक दलों का, आप मीडिया समूहों का भी दायित्व है, और पीसी रथ जैसे विद्वान विश्लेषकों का भी दायित्व है। यह किसी एक व्यक्ति का दायित्व नहीं है। तो हमें जो समझ में आएगा कि लोकतंत्र के हित में ये है, वो सवाल हम उठाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कह सकती कि साहब आप 5 विधायक चुने हुए, चलो इस्तीफा दो, सरकार बनी चलो इस्तीफा दो। तो प्रोटेस्ट का तरीका या किसी विषय पर सवाल उठाने का तरीका हमारा अपना होगा, जिससे लोकतंत्र को हम सीधे तौर पर एकाएक प्रभावित भी ना करें और धीरे धीरे सुधार की प्रक्रिया की ओर बढ़े। ये विपक्ष के सवालों पर क्यों तिलमिला जाते हैं, विपक्ष के सुझाव या सलाह ये सुनना नहीं चाहते। विपक्ष को जेल में डाल दो, सारे नेताओं पे मुकदमा दर्ज कर दो, खाते सीज कर दो, दलों को तोड़ फोड़ दो, छिन्न भिन्न कर दो। ये लोकतंत्र की मर्यादाएं नहीं है चैताली जी। जी चलिए प्रवीण जी आप मुस्कुरा रहे हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं, मैं आपके रुक करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है कि प्रवीण जी कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिसमें ईवीएम में फर्जीवाड़ा और ईवीएम में गड़बड़ी भी निकली है, तो हम उसको भी नकार नहीं सकते हैं। अगर ईवीएम सही है, बैलेट पेपर गलत है, तो लेकिन ये मामले भी सामने आए। देखिए, आपके प्रश्न का मैं उत्तर देने वाला था, बहुत अच्छा हुआ कि आपने प्रश्न पूछ दिया, आपको साधुवाद। देखिए, ये बार बार कह रहे हैं कि विपक्ष में होता है तो भाई ये आरोप लगा रहे हैं। भाई इस प्रदेश में कुछ साल पहले, कहूं तो 1 साल पहले, लगभग 1 साल पहले आप सत्ता में थे, तब आप सत्ता में रहते, बार बार वही कह रहा हूं, आपने सत्ता प्राप्त कर ली। आपने 5 साल में बताइए कितने बार उल्लेख किया भाई कि हम ईवीएम के माध्यम से सत्ता प्राप्त किए, एक तरीका गलत है। आपने एक बात भी नहीं कहा, जब ईवीएम से सत्ता प्राप्त कर ली तब तो ठीक है। और भाई वही बात देखिए, आपके प्रश्न का उत्तर देखिए, मैं विद उल्लेख करता हूं, 2019 में माननीय चुनाव आयोग ने खुला चुनौती दिया था, जिस व्यक्ति को जो हैक करने की तरीका आता है, जो टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है कर लीजिए। के लिए हम हमेशा मैं बता रहा हूं 2019 में भी किया था, बार बार कहा था, चुनाव आयोग ने कहा था, खुली चुनौती दी थी, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता हो या कोई भी दल का नेता हो, कहा था कि कोई भी व्यक्ति आइए, ये ईवीएम मशीन का कंट्रोल यूनिट है, इसको हैक करके दिखाइए। एक व्यक्ति, किसी भी दल का एक व्यक्ति वहां पर नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि सारे आरोप जी चलिए प्रवीण जी, अनिल जी, पूरे आरोप है। समय की कमी के चलते सिर्फ 10 सेकंड जो है, आप अपनी बात 10 सेकंड में रख दीजिए। प्रवीण जी पहले आप रखिए, फिर अनिल जी आप रखिएगा। मैं वही कह रहा हूं, 2019 में माननीय चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से खुली चुनौती देते कहा था कि भाई ईवीएम आपके सामने रखते हैं, जितने राजनीतिक दल को आपत्ति है, आप अपने बड़े से बड़े टेक्नीशियन को भेज दीजिए और हैक करके दिखाइए। बार बार ही चुनौती दी है। अरे एक बार तो जाते, ट्राई तो करते, किसी व्यक्ति को नहीं भेजा, किसी दल ने नहीं भेजा, क्योंकि मन को मालूम है कि सब दल जो है केवल राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो बार बार आरोप लगाती है, अरे भाई आपके पास तो एक से एक विद्वान आपके पास लोग हैं, भेज देते किसी को। अरे राहुल गांधी जी आरोप लगाते हैं, खड़गे जी आरोप लगाते थे, भेज देते उनको, क्यों नहीं भेजे?
उनको मालूम है कि केवल एक कोरे आरोप है। जनता का जनादेश जब भी मिला है उनके विपरीत गया है, और जब उनके पक्ष में गया है हमने विरोध नहीं किया है। भाई 18 के चुनाव में जी चलिए अनिल जी आपकी ओर करना चाहूंगी। अनिल जी, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। संवैधानिक संस्था है भारत निर्वाचन आयोग, उसकी मर्यादा का पालन करते हुए मैं एक ही निवेदन करूंगा कि अगर यह कहा जाए कि खातों से पैसे नहीं निकलते, कोई आए और सभ्य आदमी उसका डेमो दिखाए, वो चोर ही शायद दिखा पाएगा। हर व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता। पर सवाल इस बात का है कि आप देखिएगा आज कांग्रेस पार्टी और एक जनसमूह ईवीएम के आरोप तो आप ही लगा रहे हैं। चीजें कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकती हैं। एक दिन पूरा देश खड़ा होगा और इस चीज के प्रमाण भी बाहर आएंगे, क्योंकि कभी भी जो तकनीकी चीजें हैं वो उतना स्वस्थ और उतना स्पष्ट नहीं हो सकती। तो जन जन भारत का खड़ा होगा कि निश्चित रूप से अगर स्वच्छ जनादेश दिखना है और स्वच्छ लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनानी है तो इस टेक्नोलॉजी को पीछे करके हमें चलिए मैं रुक करना चाहूंगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पीसी रथ जी भी मौजूद है। पीसी रथ जी, आपने बीजेपी प्रवक्ता की भी बातें सुनी, कांग्रेस प्रवक्ता की भी बातें सुनी, अब इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से सियासत गरमाती है, ईवीएम को लेकर खासकर, वो दिखने वाली बात रहती है। जी देखिए, इस मामले में कांग्रेस ने सड़क पर उतरने का और बड़ा आंदोलन करने का फैसला लिया है। आज की जो घोषणाएं हुई हैं उसके मुताबिक आगे चल के भारत जोड़ो आंदोलन की तर्ज पे उन्होंने ईवीएम को लेकर के पूरा एक हर जिले में चलने वाली यात्राओं का एक सिलसिला शुरू करने का देश भर में निर्णय लिया है। राजनीतिक दल हैं, अपने अपने हिसाब से चीजें करते हैं, लेकिन जो लोग राजनीति दल नहीं है, जो लोग उससे परे हैं, इस तरह के भी लोग हैं जो ईवीएम पर आवाज उठाते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं महमूद प्राचा जी, वो लगातार सुप्रीम कोर्ट पर टेक्निकली आधार पर ये वाद रखते रहे हैं। उसको लेकर के वो निर्वाचन आयोग को चुनौती देते रहे हैं। उसको लेकर के उन्होंने कई बार उस तरह से सुप्रीम कोर्ट निर्वाचन आयोग के सामने मशीन चेक करने की बात भी ईवीएम को लेकर के की है। उनको उसकी अनुमति नहीं मिली थी हालांकि, लेकिन ये आरोप लगते रहे और बहुत सारे इंजीनियर्स, टेक्नोक्रेट्स जो है उसको लेकर के सुप्रीम निर्वाचन आयोग को कहते रहे हैं कि आप मशीन हमको दीजिए और हम आपको बताएंगे कि उस मशीन को कैसे हैक किया जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस तरह से, उस शर्त पे, उनकी शर्तों पे मशीन ईवीएम देने को राजी नहीं हुआ। तो खैर ये सिलसिला चल रहा है। अब ये कहां अंत होगा इसका कह नहीं सकते, लेकिन डेमोक्रेसी में ये बात है जरूर कि अगर किसी मुद्दे को लेकर विवाद हो रहा है तो उस मुद्दे पर सफाई आनी चाहिए, उस मुद्दे को क्लियर किया जाना चाहिए। उस मुद्दे को लेकर के विवाद बना रहना अच्छी बात नहीं है। और लोकतंत्र में केवल बड़े दलों की एक तरह से दादागिरी नहीं होनी चाहिए, छोटे दलों की बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। और मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस की भी एक खामी है कि जब उसको सत्ता मिलती है तब वो ईवीएम को लेकर के उस तरह से अटैक नहीं करती है। जब सत्ता से दूर होती है तो वो अटैक करती है। ये उसकी पुरानी वो एक तरह से पुराना अनुभव उसका लोगों ने देखा है। इसलिए जो है अब अगर ईमानदारी से उसको विरोध करना है तो उसको अपने सभी राज्यों में उस चीज को लेकर के, ईवीएम को लेकर विरोध पे उतरना पड़ेगा। और शायद ये आंदोलन उसकी शुरुआत हो और देश में एक बेहतर लोकतांत्रिक वातावरण बने। इसके लिए एक समझ भी जरूरी है और टेक्निक को लेकर के इस तरह से, क्योंकि चंडीगढ़ चुनाव के समय हम देख चुके हैं कि चंडीगढ़ में वो जो मतपत्र को लेकर हेरफेर किया जाने वाला वीडियो वायरल हुआ था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको लेकर के संज्ञान लिया था और उस मामले में पारदर्शी तरीके से फैसले दिए गए थे। तो उसी तरह से लोकतंत्र में मतपत्र का महत्व रहेगा, ये इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जी प्रवीण जी, अनिल जी और पीसी रथ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वराज एक्सप्रेस के इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखा आपने कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ के मुद्दे में ईवीएम मशीन का जिन एक बार फिर से जागा है। जिस तरीके से कांग्रेस मांग कर रही है बैलेट पेपर पे चुनाव को लेकर, तो वही कांग्रेस पर बीजेपी भी पलटवार करती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये बात है कि बैलेट पेपर के चुनाव को लेकर और कांग्रेस की जो मांग है उस पे सोच विचार और मंथन करने की जरूरत है। फिलहाल छत्तीसगढ़ के इस खास मुद्दे पर बस इतना ही। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।